हाँ जी, नमस्कार, राम राम, जय श्री कृष्णा। आपका स्वागत है एक बार फिर से आयकर स्टडी में। और हमने पढ़ा था, जो किडनी थी उसके बारे में पढ़ रहे थे। हमने किडनी की नॉर्मल जो भौतिक रूप से जो देखा था पार्ट वो हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद में हमने इसकी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन के बारे में जाना था। नेफ्रॉन के सभी हमने बोमन संपुट, स्वीकृत कुंडली नलिका, हेनले का लूप, दूरस्थ कुंडली नलिका और संग्राहक नलिका, इनके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था। और उसके बाद में हम देखते हैं हमारा जो किडनी के जो कार्य हैं वो पढ़ेंगे। आज देखिए किडनी के कार्य। किडनी काम क्या करती है शरीर में, तो देखिए किडनी का कार्य वैसे तो आपको पता ही क्या है, रक्त को छानने का कार्य है, यानी रक्त का शुद्धिकरण करने का कार्य किसका है, किडनी का है। रक्त को छानने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, किडनी के द्वारा किया जाता है। और देखिए किडनी है वो एक हार्मोन का सिक्रेशन करती है, नाम क्या है, इरिथ्रोट्रोपिन। क्या नाम है, इरिथ्रोपोइटिन नाम है। क्या नाम है इसका, इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रोपोइटिन ये एक हार्मोन है जिसका स्रवण किसके द्वारा होता है, किडनी के द्वारा। इरिथ्रोपोइटिन नामक हार्मोन का स्राव करती है। और ये हार्मोन क्या करता है, शरीर में हमारे आरबीसी के निर्माण को प्रेरित करता है। ये हार्मोन क्या करता है, आरबीसी निर्माण को प्रेरित करता है, आरबीसी निर्माण में सहायक है। और देखिए किडनी क्या करती है, एक रेनिन का भी स्राव करती है। और रेनिन क्या करता है, रक्त हमारा जो ब्लड प्रेशर है इसको बढ़ाने का कार्य करता है। इसका सिक्रेशन रेनिन का। और रेनिन क्या करता है, ये रक्त दाब को बढ़ाने का कार्य करता है, यानी बीपी ब्लड प्रेशर है इसको बढ़ाने का कार्य करता है। देखिए हमने किडनी के कार्य देखिए, किडनी का कार्य क्या है, रक्त को छानने का कार्य है। इरिथ्रोपोइटिन नामक एक हार्मोन का स्राव करती है किडनी, जो कि आरबीसी निर्माण को प्रेरित करता है। और रेनिन का स्राव करती है, जो कि ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में हमारे शरीर में उपयोगी है। अब देखिए उसके बाद में हम पढ़ते हैं कुछ मात्रा में, जैसे कि मानव के मूत्र के बारे में हम नॉर्मल जानकारी यहाँ पर ले लेते हैं कि बाद में जो उत्सर्जन कर देती है किडनी। देखिए हम देखते हैं मानव का मूत्र। यदि मानव के मूत्र की बात करें तो यहाँ पर क्या है, इसकी पीएच देखिए तो पीएच होती है 6.4। मानव के मूत्र की पीएच कितनी है, 6.4। 6.4 का मतलब हल्का अम्लीय है। और देखिए कि मूत्र में क्या होता है, लगभग 15 ग्राम एमिनो अम्ल होता है, लगभग 0.5% यूरिक अम्ल। और मूत्र का यदि विशिष्ट घनत्व की बात करें तो लगभग होता है 1 से लेकर 1.04। मूत्र का यदि विशिष्ट घनत्व है, देखिए विशिष्ट घनत्व है तो कितना होता है, 1 से लेकर 1.04। एक स्वस्थ व्यक्ति प्रतिदिन कितने लीटर मूत्र का त्याग करता है, तो 1 से लेकर 1.5 लीटर स्वस्थ व्यक्ति द्वारा मूत्र का जो स्वस्थ व्यक्ति द्वारा मूत्र त्याग, स्वस्थ व्यक्ति द्वारा मूत्र त्याग कितना होता है, लगभग 1 से लेकर 1.5 लीटर। और देखिए हम जानते हैं कि मूत्र जब व्यक्ति विसर्जन कर रहा है तो उसमें क्या होती है, गंध आती है। किसके कारण, जो अमोनिया के कारण गंध आती है। किसके कारण आती है, अमोनिया के कारण। यानी ये जो मूत्र है इसमें जो गंध है वो किसके कारण आएगी, अमोनिया के कारण। और मूत्र का रंग होता है कैसा, पीला। किसके कारण, यूरोक्रोम नामक वर्णक के कारण। किसके कारण होता है, यूरोक्रोम नामक वर्णक के कारण। मैंने आपको पहले पढ़ाया था, जो बिलीवर्टिन और बिलीरुबिन था हमारे लीवर में हमने पढ़े थे, उसी से संबंधित था। मैंने आपको वहाँ पर भी बताया था कि मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण होता है। बात समझ में आई क्या, यदि आपने वो पार्ट नहीं पढ़ा तो उसको भी ध्यान से पढ़िएगा, पहले जो पाचन वाला करवाया वो। यानी मूत्र का रंग पीला किसके कारण है, यूरोक्रोम वर्णक के कारण है। और देखें तो यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से भूखा रह रहा है तो उसके मूत्र में किसकी मात्रा सबसे अधिक होगी, NaCl की मात्रा, यानी कि लवण के रूप में जो NaCl है उसकी मात्रा सबसे अधिक होगी। मूत्र में क्या क्या पाया जाता है, तो मूत्र में यूरिक अम्ल, यूरिया, NaCl और पानी होता है। यानी यदि मूत्र की बात करें जिसमें क्या होता है, यूरिक अम्ल होता है और क्या होता है, यूरिया, NaCl और वाटर।
और देखिए तो जो गर्भवती महिला होती है या फिर कोई दुग्धपान कराने वाली यदि कोई महिला है तो उसके मूत्र में क्या पाया जाता है, क्रिएटिनिन। कई बार पूछ लेता है, तो यदि गर्भवती महिला की बात करें, यदि कोई महिला गर्भवती है यानी स्तनपान वाली महिला है तो उसके मूत्र में क्या पाया जाएगा, क्रिएटिनिन नामक पदार्थ पाया जाता है। ये हो गया। तो ये हमारा मूत्र से संबंधित हो गया। यानी उत्सर्जन में हमने किडनी के सारे पार्ट देख लिए थे, किडनी की कार्यविधि देख ली थी, और उसके बाद हमने थोड़ा बहुत अवशिष्ट पदार्थ मूत्र के बारे में जाना। अब हम देखते हैं उत्सर्जन संबंधी रोग। और उत्सर्जन संबंधी जो रोग है बस आपको उनको याद रखना है, कई बार पूछ लेता है उसीलिए नाम देकर कि ये किससे संबंधित है। जैसे कि पॉलीयूरेमिया है, पॉलीयूरिया है, पॉलीफेजिया, इस तरीके से हमें बहुत सारे रोग दे देता है। बाद में उसको 4 ऑप्शन मिलते हैं कि बताइए इसमें किससे संबंधित है, ये होगा। जैसे पहले बात करते हैं हमें यूरेनिया की। ये क्या पढ़ रहे हैं हम, उत्सर्जन संबंधी रोग। उत्सर्जन संबंधी रोग। और उत्सर्जन संबंधी रोग में पहला क्या है, यूरेनिया। क्या होता है इसके अंतर्गत, देखिए यूरेनिया जो यदि मानव के 100 ml ब्लड में क्या हो जाए, लगभग 10 से लेकर 30 मिलीग्राम से अधिक मात्रा में यूरिया हो जाए, यानी लगभग 10 से 30 मिलीग्राम से ज़्यादा हो जाए मात्रा किसकी, यूरिया की, तो मानव को कौन सा रोग हो जाता है, फिर यूरेनिया नामक रोग कहलाता है। मानव के ब्लड में अधिकतम मात्रा में यदि यूरिया का संग्रहण हो रहा है ना, तो क्या हो जाता है, व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। बात समझ में आई क्या। और देखिए यदि बात करें तो गाउट या गठिया रोग जो है, दूसरा क्या नाम है, गाउट, और या फिर जिसे क्या बोलते हैं, गठिया रोग भी कहा जाता है। आपने सुना भी होगा बहुत बार ये। तो गाउट या गठिया रोग जो है वो क्या है, मानव के ब्लड में यदि यूरिक अम्ल की मात्रा क्या हो जाए, बढ़ जाती है, तो जो संधियां जो होती है ना हमारी, उनमें क्या होता है, और किडनी जो है उसमें यूरिक अम्ल का जमाव हो जाता है, और यूरिक अम्ल का जमा होने से जोड़ों में क्या हो जाता है, दर्द की संवेदनाएं उत्पन्न होती है। यानी इसमें क्या हो जाता है, जो संधि जो है, यूरिया की जो मात्रा बढ़ने के कारण हमारे शरीर में क्या हो जाती है, संधियों में क्या होता है, यूरिक अम्ल का जमाव होने लगता है। संधि में यूरिक अम्ल का जमाव होना शुरू हो जाता है, जिसके देखिए जब गाउट या गठिया रोग की बात करते हैं तो क्या होता है, इसमें ब्लड में यूरिक अम्ल की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिससे संधि यानी कि जो हमारे जॉइंट जो होते हैं और जो किडनी है उसमें क्या हो जाता है, यूरिक अम्ल का जमाव हो जाता है, जिसके कारण जो हमारे जो संधियाँ वगैरह है वहाँ पर क्या होता है, दर्द की संवेदनाएं उत्पन्न होती है, और उस रोग को क्या बोलते हैं, गाउट या गठिया। यानी इसमें क्या होता है, इस रोग में एक तो यदि बात करें तो जो संधियां हैं, जॉइंट है, और प्लस में कौन है, जो किडनी हमारी है, इनमें क्या हो जाता है, यूरिक अम्ल का जमाव होना शुरू हो जाता है। यूरिक अम्ल अधिक मात्रा में जब यूरिक अम्ल बनेगा तो क्या होगा, फिर उसका यहाँ पर जमाव ही होगा, किडनी उसका पूरे का उत्सर्जन तो कर नहीं पाएगी रक्त को छानकर, तो फिर क्या हो जाता है, वो संधियों में जॉइंट में जमा हो जाएगा या फिर किडनी में संग्रहण होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण वहाँ पर दर्द की संवेदनाएं होती है। उसको क्या बोलते हैं, गाउट या गठिया रोग। गाउट या गठिया के बाद में देखिए तीसरे रोग की यदि बात करते हैं तो वो है नेफ्रिटस। क्या नाम है, नेफ्रिटस। क्या होता है, मैंने आपको इसके बारे में बताया भी था पहले, लेकिन नाम नहीं बताया कि वो उस रोग का नाम नेफ्रिटस था। तो देखिए नेफ्रिटस क्या है, जब हमने ग्लोमेरुलस वाले भाग यानी बोमन संपुट में देखा था कि जहाँ पर 95% क्या हो रहा था, रक्त का छनन संपूर्ण हो रहा था, उसमें क्या हो जाता है, मैंने आपको बताया पोडोसाइट कोशिकाएं थी ना, उसमें क्या पाए जाते थे, छोटे छोटे छिद्र, और उनसे क्या होता है, रक्त छन कर बाहर आता है। तो यदि वहाँ पर क्या हो जाए, किसी एक जीवाणु है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकाई। क्या नाम है, स्ट्रेप्टोकोकाई। यदि स्ट्रेप्टोकोकाई जीवाणु का वहाँ पे संक्रमण हो जाए तो यह जीवाणु क्या कर देगा, वहाँ पर कोशिका को नष्ट करने का कार्य करेगा, जिसके कारण उन छिद्रों का आकार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इस जीवाणु का क्या हो जाए, संक्रमण, तो जिसके कारण छिद्रों का आकार क्या हो जाएगा, बड़ा। छिद्र कैसे हो जाएंगे, बड़े आकार के, छिद्र बड़े आकार के। और जब छिद्र बड़े आकार के हो जाएंगे तो आपको पता है रक्त जब छनेगा तो उससे जो हमारे पास आवश्यक खनिज लवण वगैरह है वो भी क्या हो जाएंगे, साथ ही छन जाएंगे, तो फिर क्या होगा, शरीर में दिक्कत ही होगी, और उसी रोग को क्या बोलते हैं, हमें नेफ्रिटस से कहा जाता है। इसका उपचार क्या है, इस यानी कि इसका यदि उपचार न किया जाए
यानी इसका यदि उपचार नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, ऊतकों में क्या हो जाएगा, तरल पदार्थों का जमाव होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण हमारी टांगे फूल जाती है। यानी इसका यदि क्या हो जाए, उपचार न हो, टाइम पर उपचार न किया जाए तो क्या होगा, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, ऊतकों में तरल पदार्थ का जमाव होना शुरू हो जाता है। ऊतकों में तरल का जमाव, तरल पदार्थ का जमाव, और ऊतकों में तरल पदार्थ के जमाव हो जाता है, जिसके कारण क्या हो जाती है, टांगे जो है वो फूल जाती है, टांगे फूल जाती है। और जब टांगे फूल जाती है, इस रोग को क्या कहते हैं, एडिमा कहा जाता है। क्या नाम है, एडिमा। बात समझ में आई क्या? यानी हमने यूरेनिया देख लिया, उसके बाद में गाउट या गठिया रोग देखा, और हमने नेफ्रिटस देखा। उसके बाद में देखिए, आपको सीधे बता देता हूँ, जैसे कि ग्लाइकोसूरिया जो रोग है, उसमें क्या होगा, ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं, ग्लाइकोसूरिया। अब आप बताइए, ग्लूकोज की मात्रा कब अधिक होती है, किसके कारण है? ग्लूकोज की अधिक मात्रा होने से कौन सा रोग होता है, मधुमेह रोग होता है ना। वो इंसुलिन हार्मोन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, तब होता है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, और इसी को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसूरिया। यानी यदि ग्लाइकोसूरिया की बात करें तो उसमें क्या होगा, ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है। आप ये सीधा ही याद कर लीजिएगा। देखिए, नाम था ग्लाइकोसूरिया, ग्लाइकोसूरिया। इसमें क्या होता है, जो ग्लूकोज है हमारे पास में, इसकी मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और जिसके कारण क्या होगा, हमारे पास में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ी, तो इसे ग्लाइकोसूरिया रोग कहते हैं। इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। और बात करें तो डिसयूरिया, यानी मूत्र त्याग करते समय दर्द या फिर जलन का होना। क्या चीज है, डिसयूरिया, मूत्र त्याग के समय जलन, मूत्र त्याग के समय जलन या फिर दर्द का अनुभव होता है इस रोग में, डिसयूरिया में। पोलीयूरेनिया, पोलीयूरेमिया का मतलब क्या है, बार बार मूत्र आना, पोलीयूरेमिया। और इसका मतलब क्या है, इस रोग में क्या होता है, बार बार मूत्र आता है व्यक्ति को, बार बार मूत्र आना। और देखिए तो जैसे कि कीटोनूरिया है, यानी मूत्र में कीटोन की मात्रा का बढ़ जाना। हीमोसूरिया यानी मूत्र में क्या हो जाता है, आरबीसी की उपस्थिति आ जाती है। और यदि देखिए तो पॉलीडिप्सिया, पॉलीडिप्सिया एक रोग होता है। जैसे कि पॉलीडिप्सिया की बात करें तो बार बार व्यक्ति को क्या होता है, प्यास लगती है, यानी पानी की आवश्यकता बढ़ती है उसमें, पॉलीडिप्सिया में। एल्केप्टेनूरिया एक रोग होता है, उसमें क्या हो जाता है, मूत्र में क्या होती है, एल्केनोइक अम्ल की उपस्थिति ज्यादा हो जाती है, यानी मूत्र का रंग फिर क्या हो जाएगा, काला हो जाता है। कौन सा रोग कहलाता है, एल्केप्टोनूरिया। नाम है एल्केप्टोनूरिया। और इस रोग में मूत्र का रंग जो है वो कैसा हो जाता है, काला मूत्र व्यक्ति को होता है। होता कि इसमें मूत्र में एल्केनोइक अम्ल की उपस्थिति, एल्केनोइक अम्ल की उपस्थिति, एल्केनोइक अम्ल की उपस्थिति यदि मूत्र में ज्यादा होती है तो मूत्र का रंग काला हो जाता है, जिसे एल्केप्टेनूरिया रोग कहा जाता है। पाईयूरिया, पाईयूरिया का मतलब है मूत्र में मवाद कोशिकाओं की उपस्थिति। क्या नाम है, पाईयूरिया। मूत्र में मवाद कोशिकाओं की उपस्थिति, यदि मूत्र में मवाद कोशिकाओं की उपस्थिति देखी जा रही है तो वहां पर कौन सा रोग होता है, फिर पाईयूरिया। एक रोग होता है एल्बुनूरिया। कौन सा रोग है, एल्बुनूरिया, यानी एल्बुमिन प्रोटीन की यदि मूत्र में उपस्थिति होती है तो उसे क्या बोलते हैं, एल्बुनूरिया। और देखिए तो जैसे कि ओलिगोयूरिया है, इस तरीके से हमारे पास में बहुत सारे रोग है। ओलिगोयूरिया यानी कि सामान्य रूप से मूत्र की मात्रा क्या हो जाती है, उसमें कम हो जाती है, यानी मूत्र कम आता है व्यक्ति को। पॉलीफेजिया की यदि बात करें तो क्या होता है, पॉलीफेजिया बार बार व्यक्ति को भूख लगती है। डिप्सिया में क्या होता है, बार बार प्यास लगती है। तो ये हमारे कुछ इस प्रकार से रोग थे जिसमें कुछ चीजों की मात्रा अधिक हो जाने के कारण या फिर कमी हो जाने के कारण जो रोग देखे थे। एक देखिए, जब सांप, मगरमच्छ और पक्षियों की यदि बात करते हैं हम,
कुछ पॉइंट है यहाँ पे या कुछ अलग फैक्ट है, वो लास्ट में आपको सीधे ही बता देता हूँ यहाँ पर। यानी इनमें क्या होता है कि मूत्राशय नहीं पाया जाता। किसमें? एक तो होता है सांप, मगरमच्छ, सांप, मगरमच्छ, और किसकी बात करें? पक्षी। तो इनमें जब उत्सर्जन होता है तो क्या होता है, इनमें मूत्राशय नहीं होता, मूत्राशय नहीं। और यदि बात करें जैसे कि कैल्शियम फॉस्फेट है हमारे शरीर में, यदि जब उसका निर्माण होता है कैल्शियम फॉस्फेट का, तो उसका उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो उसका उत्सर्जन कभी भी किडनी के द्वारा नहीं होता, उसका सीधे ही किसके द्वारा होता है? आहार नाल के द्वारा ही होता है। कैल्शियम फॉस्फेट की यदि बात करें CaPO4, कैल्शियम फॉस्फेट का उत्सर्जन किसके द्वारा होगा? सीधे ही आहार नाल के द्वारा ही होगा। किडनी कभी भी इसका उत्सर्जन नहीं कर पाएगी, किडनी में जमा हो जाता है इसका बाद में। यदि ये किडनी में ज्यादा इसकी मात्रा बढ़ जाती है, इसमें क्या हो जाता है, फिर पथरी बनने की संभावना हमारे बढ़ जाती है। और देखिए तो जो एसके एलमंथीज वर्ग होता है ना, उसमें रेनेट कोशिकाएं पाई जाती है उत्सर्जनांगी के लिए। और यदि बात करें जैसे कि पथरी का यदि जब उपचार करते हैं हमें, तो उसको क्या बोलते हैं हमें? वोल्मियम लेजर द्वारा होता है। जब यहाँ पे किडनी में पथरी हो जाती है तो उसका वोल्मियम लेजर द्वारा क्या किया जाता है? लेजर किरणें डालकर और उसका उपचार किया जाता है। जिस भाग में होती है ना, वहां तक उपकरण पहुंचाए जाते हैं। कौन सा? जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है उसके जैसे वहां पे तार उसके जुड़े हुए रहते हैं, जिसके कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा लेजर किरणें वहां तक पहुंचाई जाती है, जिसके कारण उस पथरी के छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं। फिर उपकरणों की सहायता से उससे क्या होता है? पथरी को बाहर निकाला जाता है। उसे क्या बोलते हैं? वोल्मियम लेजर प्रक्रिया बोलते हैं। और शरीर में देखिए एक होता है कि बेंजोइक अम्ल और साथ में ग्लिसरीन, ये क्रिया करके एक अम्ल का निर्माण करते हैं, जिसे बोलते हैं इप्यूरिक अम्ल। कौन है? बेंजोइक अम्ल और ग्लिसरीन। बेंजोइक अम्ल और एक साथ में कौन है? ग्लिसरीन। और ये क्रिया करके किसका निर्माण करते हैं? हिप्यूरिक अम्ल का। और ये हिप्यूरिक अम्ल क्या करता है? किडनी के द्वारा ही उत्सर्जित होता है। शरीर से बाहर किसके द्वारा उत्सर्जित होता है? ये किडनी के द्वारा। शरीर से बाहर किडनी द्वारा उत्सर्जित। तो ये हमने कुछ रोग देखे और एक दो पॉइंट जो लास्ट में थे, जैसे कि पक्षी है, मगरमच्छ है, सांप, इनमें मूत्राशय नहीं पाया जाता। आहार नाल के द्वारा किसका? CaPO4 यानी कैल्शियम फॉस्फेट का उत्सर्जन सिर्फ आहार नाल के द्वारा ही हो सकता है, किडनी द्वारा नहीं। वोल्मियम लेजर द्वारा किडनी की पथरी का उपचार किया जाता है। बेंजोइक अम्ल और ग्लिसरीन यदि मिल जाते हैं शरीर में तो वह इप्यूरिक अम्ल का निर्माण करते हैं, और जिसका उत्सर्जन भी किसके द्वारा होता है? किडनी के द्वारा होता है। तो ये थे हमारे कुछ लास्ट में फैक्ट थे, वो हमने कंप्लीट कर लिया और हमारा ये टॉपिक जो किडनी था वो कंप्लीट हो गया। ठीक है मित्रों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस जो हमारा चैनल जो हाइपर स्टडी, इसको यदि सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर। थैंक्स, धन्यवाद।